नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा। हम ऑलवेज बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जैसा कि मैंने अपने लगभग हर वीडियो में कहा है कि आप जेन्युइनली रिवीजन करना चाहते हो तो किताब को साइड में रखो और लिखना शुरू करो। किताब देख देख के रिवीजन कर रहे हो, मत दो धोखा अपने आप को। ये मत दो। जितना भी याद है 20%, 30%, 40%, जितना भी याद है एटलीस्ट यहां लिखो, रफली लिखो। समय बचेगा, पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है आपने। ठीक। अपील का बहुत ही शानदार सा चैप्टर है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और करते हैं इसकी शुरुआत। और सोए दिमाग को जगाने के लिए डमरू की आवाज चले। या अपील किताब सामने नहीं है तो अब दिमाग सबसे पहले तो ये खोजता कि शुरुआत कहां से करूं बे। शुरुआत ही नहीं मिलती है। अपील का जिक्र कब आता है? उससे पहले चूंकि एक डिमांड ऑर्डर नाम का तमाचा पड़ा होगा तो अपील का जिक्र किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले आता है एक भैया जी, डिमांड ऑर्डर पास किया जाता है जिसे हम ऑर्डर इन ओरिजिनल के नाम से भी जानते हैं। ऑफिसर ने ये तमाचा लगा दिया हमारे ऊपर। उसके बाद अब हमारे पास में तीन ऑप्शंस होते हैं डिमांड ऑर्डर आने के बाद। या तो हम उसे पे ऑफ कर दें, पे ऑफ कर दिया तो ओके है, या फिर हम उसे लेकर अपील में चले जाएं, या फिर हम कुछ ना करें, नॉट टू डू, कुछ किया ही नहीं हमने। अगर हमने कुछ नहीं किया, सरकार डिमांड ऑर्डर से 3 महीने का वेट करेगी कि शायद कुछ एक्शन ले, एक्शन ले, एक्शन ले, या तो अपील में जाए या जो भी करे। और अगर 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो सेक्शन 78+79 के अंदर ये रिकवरी यहां पर शुरू कर दी जाती है। दूसरा, अगर हम अपील में चले जाते हैं तो जो रिकवरी के घोड़े होते हैं उस पर स्टे लगा दिया जाता है। फिर होता क्या है कि फिर यहाँ डिसीज़न आएगा अपील का, और डिसीज़न आने पर जैसा भी आउटकम आएगा उसके हिसाब से बात करी जाएगी। अगर ऐसे से जीतता है तो बहुत अच्छी बात, हारता है तो एक टाइम होता है कितने टाइम के अंदर पे करो। पे नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर यहाँ पर आकर रिकवरी शुरू हो जाएगी। हमें देखना यह है इस चैप्टर के अंदर कि अपील का पूरा सिस्टम क्या है। छोटी सी एक बात और बताएं, अगले पेज पे आएंगे। अपील का रूट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है या ऊपर से नीचे की तरफ आता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाय नेचर नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं। जैसे कि आग है, कभी नीचे ऊपर से नीचे नहीं आएगी, नीचे से ऊपर जाएगी। और आग होती है 5 तरह की, और पांचों तरह की आग नीचे से ऊपर की तरफ ही उठती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब यहां पर जब नीचे से ऊपर इसको उठाया जाएगा तो हम कैसे कैसे करके बात करेंगे? सर नीचे से ऊपर तक तरफ चलती है, आग की तरह चलती है अपील। तो यहां आ जाता है एक डिमांड ऑर्डर जो है वो पास कर दिया गया था। इस डिमांड ऑर्डर नाम के तमाचे को ले जाकर हम अपनी अपील फाइल करते हैं पहली अपीलेट अथॉरिटी के पास में जाकर। ठीक। अपीलेट अथॉरिटी को हम इनकम टैक्स के हिसाब से कंपेयर करें तो सीआईटी अपील जो वहां होता है वैसे ही आपका अपीलेट अथॉरिटी यानी कमिश्नर रैंक का व्यक्ति इधर बैठा हुआ है जो अपीलेट फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। यहां से अगर बात नहीं बनती तो थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलने पर हमको मिलता है बाबू मेरे यहां पर आकर ये अपीलेट ट्रिब्यूनल की प्राप्ति हमें यहां पर हो जाती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल दो कैटेगरी के आते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई हुई है लेटेस्ट में। पहले नाम दिए जाते थे इनको कि भाई स्टेट बेंच, और उसके जो ब्रांचेस थे आगे जो बाइफर्केशंस था उनको बुलाते थे एरिया बेंच, एरिया बेंच ऐसे करके। और दूसरा था नेशनल बेंच, और उनके जो आगे एक्सटेंशंस थे उनको बुलाते थे रीजनल बेंचेस के नाम से बुलाया करते थे। इसमें नाम बदल दिए गए हैं। ये जो था स्टेट बेंच, इसको ज्यों का त्यों रखा गया है स्टेट बेंच। एरिया बेंच जैसे जो वर्ड्स थे इनको ख़त्म कर दिया गया है,
और जो नेशनल बेंच था इसको नाम दे दिया गया है प्रिंसिपल बेंच, वैसे करके। रीजनल बेंच जो वर्डिंग्स थी उनको खत्म कर दिया गया है। स्टेट बेंच, प्रिंसिपल बेंच। अब बस आपको दो नाम ये याद रखने, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। तो यहां पर आकर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल आएगी, एक स्टेट बेंच होगी अपनी और दूसरी होगी यहां पर प्रिंसिपल बेंच, ऐसे करके। ये अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं, इनके पीछे भी एक कारण होता है। तो अब यहां से पहुंचते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में, ठीक है। सर अंतर क्या है वो तो बता दो, बताते हैं। देखिए, अगर आपके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर इन्वॉल्व है तो आपको जाना होगा प्रिंसिपल बेंच के पास में, और कोई अदरवाइज मैटर अगर आपका फंसा हुआ है तो आप जाएंगे स्टेट बेंच के पास में, ठीक साहब। दूसरा, स्टेट बेंच के बाद कहाँ जाते हैं सर जी? यहाँ से बात ना बने तो स्टेट बेंच के बाद जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद पहुँच जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके मालिक, ठीक है। और जो हमारी ये नेशनल लेवल की बेंच होती है प्रिंसिपल बेंच, अगर इसके अगेंस्ट जाना है तो एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑल इंडिया हो, क्योंकि प्रिंसिपल बेंच ऑल इंडिया लेवल पे वर्क कर रही है। तो हाई कोर्ट जो कि ऑल इंडिया लेवल पे नहीं होता है, वो अपने अलग अलग जुरिस्डिक्शन उसका होता है, इसलिए प्रिंसिपल बेंच के अगेंस्ट हमें डायरेक्ट उधर जा रहे होते हैं, डायरेक्ट जाना होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हाई कोर्ट है वो किन किन के ऑर्डर को एंटरटेन कर रहा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर और प्रिंसिपल बेंच का ऑर्डर। हाई कोर्ट किसके ऑर्डर को एंटरटेन कर रहा है? स्टेट बेंच के ऑर्डर को एंटरटेन कर रहा है। ये स्ट्रक्चर यहाँ से निकल के आता है। यहाँ से एक चोर दरवाजा और निकलता है कि डिपार्टमेंट के लिए है रास्ता सिर्फ और सिर्फ, बाकी सभी रास्तों के ऊपर जा सकते हैं, टैक्स पेयर भी जा सकता है, डिपार्टमेंट भी जा सकता है, लेकिन जो रास्ता बना रहे हैं रिवीजन अथॉरिटी का, इस पर सिर्फ डिपार्टमेंट ही जा सकता है। हम यहाँ पर पहुँचते हैं, आरए के पास पहुँचते हैं मालिक, और आरए के पास जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ से अगर बात नहीं बनती है तो यहाँ से होते होते हुए पैरेलल पैरेलल होते हुए यहाँ से चलते 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 ये इसके पास में पहुँच जाते हैं। और आगे का रूट आपको पता ही है, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है तो प्रिंसिपल बेंच, अदरवाइज स्टेट बेंच, और प्रिंसिपल बेंच से फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट बेंच से जाएंगे हम लोग हाई कोर्ट, ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो ये बन गया आपके सामने एक स्ट्रक्चर, जैसे कि साइंस के अंदर कोई हम प्रयोग कर रहे हो वैसे करके बन जाता है। अब यहाँ पर जाने की जो, अब इसमें बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना दिया, फिनिशिंग शुरू करते हैं इसकी, हम प्लास्टर पीओपी वगैरह करते हैं। तो यहाँ जो असेसी होता है उसके लिए जाने का समय है 3+1 मंथ के अंदर अंदर ये आगे अप्रोच कर सकता है, उससे ऊपर नहीं, फिर टाइम बार्ड हो जाएगा। और डिपार्टमेंट के लिए समय दिया गया है यहाँ पर 6+1 मंथ का इधरिच समय दे दिया जाता है, ठीक। और जो ये जो रिवीजन अथॉरिटी के पास में जा रहे हैं, यहाँ समय दिया जाता है आफ्टर 6 मंथ से लेकर 3 साल तक, यानी कि डिपार्टमेंट के पास डबल अपॉर्चुनिटी हो गई। अगर वो 6 महीने के अंदर जा सकते हैं तो अपीलेट अथॉरिटी पे चले जाएंगे, उसके बाद उनके पास विंडो खुल जाती है रिवीजन अथॉरिटी के पास जाने की, जहां पर 3 साल तक डिमांड ऑर्डर से जाया जा सकता है, वैसे करके बोल देते हैं। अगली स्टेज पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे जा सकते हैं, अगर असेसी की बात यहाँ पर करी जा रही है तो समय दिया जाता है 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का इधर ही समय दिया जाता है, ठीक है। और हम डिपार्टमेंट की अगर बात करके चलते हैं तो यहाँ पर समय दिया जाता है 6 मंथ का स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम दे दिया जाता है। उसके बाद टाइम की अगर बात की जाती है तो हाई कोर्ट पहुंचने के लिए 180 दिन का समय होता है, हालांकि हाई कोर्ट टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जाने का जो समय आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट लॉ के अंदर नहीं दी हुई है, हालांकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2007 करके आते हैं जो इस टाइम लिमिट को मैनेज करके चलते हैं, जो कि देखना हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है, ठीक। यस सर, टाइम लिमिट की हमने इसमें बात कर ली है। अब बात करते हैं यहाँ पर आकर प्री डिपॉजिट की। तो प्री डिपॉजिट का फंडा कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, जो प्री डिपॉजिट की धनराशि होती है वो इसलिए ली जाती है कि इसके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर आया है। भाई डिमांड ऑर्डर बना तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लगता है प्राइम ऑफिस जैसे डिपार्टमेंट ठीक हो, लेकिन असेसी भी ठीक हो सकता है, दोनों में कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पर आकर जब अपील सुनने से पहले बोलते हैं कि असेसी जी आपको कुछ पैसा इधर आकर ना प्री डिपॉजिट के रूप में देना पड़ेगा, हम पेमेंट नहीं करवा रहे, डिपॉजिट अमानत के तौर पे वो पैसा आपसे रखवा रहे हैं। तो यहाँ
जो बताया जाता है प्री डिपॉजिट के अमाउंट, वो कुछ ऐसे करके बताया जाता है। डिपार्टमेंटल अपील के साथ में ना कभी भी प्री डिपॉजिट की बात नहीं करी जाती है। ये प्री डिपॉजिट की बात सिर्फ और सिर्फ जब असेसी अपील फाइल करता है उस केस में करी जाती है। तो इधर लिया जाता है 10%। 10% ऑफ किसका 10%? सर ऑब्वियस सी बात है, इमीडिएट प्रोसीडिंग ऑर्डर डिमांड ऑर्डर था, तो डिमांड ऑर्डर का 10% लिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, जहां पर कि आप गलती करने वाले हो, ऑफ टैक्स अमाउंट। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ दे रखा होगा, है ना, तो उसमें जो टैक्स अमाउंट है उसका आएगा। उसके अंदर भी और बता दूं, जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका यहां पर आएगा। जैसे मान लीजिए डिमांड ऑर्डर के अंदर जो अपील थी वो 2 लाख का टैक्स निकाला गया था, लेकिन आपने 50,000 एक्सेप्ट कर लिया है और 1.5 लाख के अगेंस्ट आप डिस्प्यूट में जा रहे हो, तो जो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है, डिस्प्यूटेड हो, ओनली टैक्स का अमाउंट हो डिमांड ऑर्डर के अनुसार, उसका 10% आपको यहां जमा कराना पड़ता है। और ये जो मैक्स टू मैक्स जा सकता है, ये अपना 25 करोड़ तक जा सकता है। ठीक, ये सीजीएसटी के अंदर दे रखा है। अगर आईजीएसटी के अंदर इसी बात को पढ़ेंगे तो 25 करोड़ का 50 करोड़ यहां पर पढ़ा जाएगा। ठीक जी। उसके बाद अगली स्टेज पर जाकर भी यहां पर प्री डिपॉजिट की बात करी जाती है। जब असेसी अपील अपनी लेकर जा रहा होता है तो प्री डिपॉजिट के लिए यहां पर एक्स्ट्रा जो पहले जमा हो चुका वो तो है ही है, ये एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, एक्स्ट्रा 20%। 20% कौन से ऑर्डर का? इसका इमीडिएट प्रोसीडिंग ऑर्डर जिसको आप चैलेंज करने के लिए जा रहे हो वो ऑर्डर इन ओरिजिनल है। यहां से OIA, सॉरी ऑर्डर नहीं, ऑर्डर इन अपील है। ऑर्डर इन अपील जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर था वो है, तो 20% ऑफ ऑर्डर इन अपील का यहां पे लिया जाएगा। और वो भी जो आप डिस्प्यूट कर रहे हो सकता है कि यहां तक आते आते आपने कुछ और एक्सेप्ट कर लिया हो अमाउंट कि हाँ भैया मैं इस पे मानता हूं, अब 1.5 लाख तो पहले डिस्प्यूट में डाला था, अब 1,50,000 आपने और एक्सेप्ट कर लिया, अब सिर्फ 1 लाख रह गया है। तो जो भी आपका डिस्प्यूटेड 1 लाख रुपए टैक्स अमाउंट है, सिर्फ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी को काउंट मत कर लीजिएगा, वो आपको यहां पर जमा कराना होता है। साथ में एक बड़ी बात और बोल दूं, प्री डिपॉजिट के अंदर ये तो है ही है, साथ में जो आपने इस स्टेज पर एडमिट कर लिया था, एडमिट जो है वो आपको फुली जमा कराना होता है, चाहे उसका टैक्स है, इंटरेस्ट है और पेनल्टी सब। जो अमाउंट एडमिटेड है आपका कि हाँ मैं मानता हूं कि मुझे देना है, वो आपको पूरा जमा करना है। और डिस्प्यूटेड में ये परसेंटेज आपको लगा के करनी है। ऐसे अगली स्टेज पर जब पहुंच रहे तो हो सकता है कुछ और एडिशनली आपने सेल्फ एडमिट कर लिया हो, तो जो आपने एडमिट कर लिया उसका पूरा देना, टैक्स देना, इंटरेस्ट देनी है और पेनल्टी भी देनी है। लेकिन जो डिस्प्यूटेड है उसमें आपका टैक्स अमाउंट के ऊपर ही परसेंटेज कंप्यूट करी जाएगी। प्री डिपॉजिट यहां पर दे दिया जाता है। प्री डिपॉजिट के बारे में एक और मैं आपको बात बता दूं, देखिए जब भी कभी नॉर्मली रिफंड की बात की जाती है तो यहाँ आप RFD01 अपना फाइल करके चलते हैं और उसके बाद इसका जो ARN वगैरह है वो यहाँ पर जनरेट हो गया मान लीजिए तो ARN जब जनरेट हो जाता है उसका, तो उसके 60 दिन के भीतर भीतर आपको अपना पैसा मिल जाना चाहिए, वरना 61वें दिन से फिर इस पर इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। तो इंटरेस्ट पीरियड आपका यहाँ से शुरू किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा प्री डिपॉजिट का रिफंड होता है उसके केस में क्या करना पड़ेगा बाबूजी? बाबूजी उसके केस में जिस दिन आपने डिपॉजिट किया था ना वहीं से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप केस जीत जाते हैं और आपका प्री डिपॉजिट का पैसा रिफंडेबल कैटेगरी में आता है, एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, और आपका पैसा अगर रिफंडेबल कैटेगरी के अंदर आता है तो वैसे वाले केस के अंदर हम आपको बताए दे रहे हैं कि वो आपका यहाँ से डे वन से ही आपको ब्याज दिया जाएगा, वैसे करके बोल देते हैं। और ऐसी बात लिखी है सेक्शन नंबर 115 करके अपना आएगा, उसके अंदर अपनी ये बात लिखी हुई है। राइट बेबी? यस सर। ठीक है साहब, प्री डिपॉजिट की हमारी बात हो गई। अगली स्टेज पर जब अपील फाइल करने के लिए जाएंगे तो आपको यहां पर टोटल ड्यूज जो बनते हैं वो पे ऑफ करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ये मान के चल रही है कि एक तो अधिकारी ने डिमांड ऑर्डर आपका पास कर दिया, उसके बाद आप पहली अपील की उस पर भी हार गए, आपने ट्रिब्यूनल में आए जो कि आधे कोर्ट के बराबर होती है, आप वहां भी हार गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका केस बहुत ही कमजोर है और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डिपार्टमेंट यहां ठीक बोल रहा है। इसलिए पहले अपने सारे ड्यूज को पे ऑफ कीजिए, उसके बाद ही हाई कोर्ट आपको एंटरटेन करेगा। सिमिलर प्रोविजन ये है कि अगर आप आगे जा रहे हैं तो जो भी आपके ड्यूज बनते हैं सारे के सारे वो आपको पे ऑफ यहां पर करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर डिमांड 2 लाख की थी और यहां से बढ़ के हाई कोर्ट ने उसको और एनहांस कर दिया है, तो एनहांस्ड डिमांड भी आपको पूरी की पूरी यहां पर
पे ऑफ करनी होती है, जमा करनी होती है, प्री डिपॉजिट नहीं, जमा ही करनी होती है, तभी आपके केस की सुनवाई हो सकती है। हाँ, अगर मान लीजिए उसके बाद आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस जीत जाते हैं तो फिर पैसा आपको रिफंड मिलेगा, और जब रिफंड मिलेगा तो अकॉर्डिंगली रिफंड के जो प्रोविजंस हैं वो यहां पर आकर एप्लीकेबल हो जाते हैं, वैसे करके मालिक बोल दिया जाता है। अच्छा जी, जो अब यहां पर और इसका श्रृंगार करें, हाँ सर करिएगा। ये जो अपीलेट अथॉरिटी होती है ये क्या करती है, ये डिमांड को बढ़ा सकती है, हाँ बढ़ा सकती है, घटा सकती है, घटा सकती है, कन्फर्म कर सकती है, कर सकती है। सिमिलरली बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कन्फर्म भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहली अथॉरिटी है ये रेफर बैक नहीं कर सकती केस को। रेफर बैक करने की पावर जो विंडो है वो आपकी यहां से खुलती है ट्रिब्यूनल लेवल से, कि जाइए दोबारा से एक नया डिमांड ऑर्डर, मतलब यहां पर पहुंचने के बाद सांप सीढ़ी का गेम नहीं होता कि आप काफी ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर उसको सांप खा जाता है, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर शुरू से शुरुआत करके चलते हैं। तो ऐसे ही सांप सीढ़ी खेल की तरह अगर आप यहां तक चढ़ते चढ़ते ऐसे पहुंच गए तो हो सकता है कि आपको वापस फिर से वही चीज दोहरानी पड़े, एक नया डिमांड ऑर्डर तैयार किया जाए। इस तरह के मैटर को हम रेफर बैक के नाम से यहां पर जानकर चलते हैं, ये वाली बात बोल दी जाती है। ठीक है सर जी, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि हमारी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जो मालिक आदमी है वो कौन है, वो सब इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके मालिक होते हैं। ठीक है सर जी। एंड अगर 50,000 तक का केस है तो ये यहां से भगा भी सकते हैं कि भागो जाओ यहां से। 50 लाख तक का जो केस है वो सिंगल मेंबर के द्वारा भी सुना जा सकता है। अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड वगैरह दी जाती है, वो सारी बात आप अच्छे से जानते हैं, उसको मुझे दोहराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो भी फैसला लिया जाएगा वो मेजॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा, और अगर मेजॉरिटी नहीं बनती तो किसी और मेंबर को ऐड करेंगे और फिर फाइनली जो मेजॉरिटी बनेगी उस पर इधर आकर बात करी जाती है। राइट, यस सर। अब इतना श्रृंगार तो हमने कर दिया है, और इसके अंदर क्या बच जाता है? हाई कोर्ट सर, हाई कोर्ट जानते हो इतने समय के अंदर आप जा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है, जितना मुझे याद है मैं सारा लिखूंगा यहाँ पे, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उस पर ही बात करके चलेंगे। जो फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बातें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं की जाती हैं। सिमिलरली क्वेश्चन ये सुप्रीम कोर्ट भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ही अपनी सुनवाई करके चलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर जो फैसला है ये भी अपना मेजॉरिटी से ही लिया जाएगा। वेरी गुड। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि भैया जी यहाँ पर अगर मेजॉरिटी नहीं बनती तो किसी और को ऐड ऑन करेंगे, उसके बाद मेजॉरिटी यहाँ पर देखी जाएगी, फिर उसी हिसाब से इधर आके अपनी बात करी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक माइंड सेट यहाँ पर कर दिया जाता है इस प्रकार से कि क्या क्या बात सामने निकल कर अपनी आ रही है। उसके बाद बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सर कौन कौन से सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जरा सेक्शन लिस्ट अपनी देखकर चलते हैं। तो सेक्शन के अंदर सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 107 अपना आता है, जिसमें हम अपीलेट अथॉरिटी के पास में जाते हैं अपील लेकर। सेक्शन 108 करके आता है मालिक, उसमें RA रिवीजन अथॉरिटी की बात अपनी, ये वाले जो अपील जा रही है ये 108 में आती है। ठीक, यस सर। या यहीं पर लिख दूँ? हाँ लिख दो सर। देखो यहाँ पर ये जो जा रहे हैं 107 में यहाँ जाते हैं, RA के अंदर जो जाते हैं ये 108 में पहुंचते हैं। उसके बाद 109, 110, 111, 112, 113 और 114 ये जो सेक्शंस हैं ये अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम कर दिए गए हैं। इसमें से 110 और 111 अपने रेलिवेंट नहीं हैं। 109 के अंदर बात करता है भैया जी कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, कौन इसको बनाएगा, कैसे बनाएगा, स्टेट लेवल बनाएगा, प्रिंसिपल बनाएगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, और मेजॉरिटी कैसे चेक करके चलेंगे। तो उससे जुड़ी हुई जो बेसिक बातें हैं, स्ट्रक्चरल बातें हैं, वो आपकी यहाँ सीखने को मिलती हैं। 112 में बोलता है कि अपील कर रहे हैं टू अपीलेट ट्रिब्यूनल तो कैसे करना होगा। यहाँ बोलेंगे इसका जो ऑर्डर आएगा 113 के अंदर आएगा, और 114 के अंदर बोलते हैं कि प्रेसिडेंट साहब मालिक हैं, जितनी भी फाइनेंशियल और एडमिन पावर हैं वो सभी प्रेसिडेंट के पास में होती हैं, ऐसे करके बोल देते हैं। फिर 2 सेक्शन बेचारे अलग से कोने में बैठे रहते हैं जो चुपचाप रह के बात कर रहे हैं। सेक्शन 115 बोलता है कि जो आपका प्री डिपॉजिट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की हम बात करते हैं वो डे 1 से की जाएगी। और सेक्शन 116 के अंदर बोलता है ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी आप अपना काम करवा सकते हैं। तो ये सेक्शंस आपके यहां देखने में आते हैं मालिक। ठीक सर जी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ओके ओके, यस बेबी। अच्छा 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 अच्छा। और कुछ बताना है? हाँ, कुछ मुझे और भी बताना, मेरे दिमाग में कुछ और भी अपील चैप्टर को लेकर। एक कंसेप्ट आता है आपका मेमोरेंडम,
मेमोरेंडम, अच्छा सर और भी तो रहेगा सेक्शन, हाँ रहेगा ना, 116 तक हो गया। हाँ, 117 में हम जाते हैं हाई कोर्ट के पास में, 118 में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में, और 119 में बोलता है कि भाई आपको जो ड्यूज़ हैं वो सारे के सारे जमा करके जाने ही पड़ेंगे। और फिर दो सेक्शन अलग कोने में बैठे हुए हैं और वो ये बोलता है 120 के अंदर कि अगर स्मॉल केस है तो जो डिपार्टमेंट है उसे यहाँ पर अपील फाइल नहीं करने दी जाएगी, वैसे करके बोल दिया जाता है। और सेक्शन 121 जो अपना आता है उसमें ये कहता है कि नोबडी, कोई भी यहाँ पर अपील फाइल करने के लिए नहीं जा सकता है। तो ऐसी ऐसी बात यहाँ देखने को मिलती हैं। तो मैं अब यहाँ पर आता हूँ, एक कंसेप्ट आता है इसी के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ, जितना मुझे याद है, जिस फॉर्मेट में याद है मैं आपको यहाँ पर डिस्कस, आपको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि आपको ऐसे करना है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन की हम लोग बात करके चल रहे हैं। क्रॉस ऑब्जेक्शन मतलब क्रॉस अपील से होता है। ठीक सर जी। तो देखिए एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से देखते हैं। ये अपनी अपलेट अथॉरिटी हो गई, यहाँ पर अपलेट ट्रिब्यूनल अपनी हो जाती है, ये हाई कोर्ट है और उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। इधर आपका जो टैक्स पेयर है वो है, और यहाँ सर जी ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक अपील डालते हैं, और अपील का जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर कुछ ऐसे करके आता है कि इसमें जो 5 पॉइंट्स पे अपील थी, 2 पॉइंट्स टैक्स पेयर के फेवर में आ जाते हैं, और जो 3 पॉइंट्स थे वो यहाँ पर आकर डिपार्टमेंट के फेवर में आ जाते हैं। मान लेते कि पॉइंट्स की वैल्यूज इक्वल थी, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो डिसीजन है वो डिपार्टमेंट के फेवर में चला जाता है। यहाँ पर जीत का खुशी का माहौल चल रहा था और यहाँ ये गम के सागर में डूब रहा था कि मैं क्या करूँ। अगर ये संतुष्ट नहीं है तो फिर टैक्स पेयर यहाँ से जाएगा, अगली स्टेज पर जाएगा और ये बोलेगा भाई साहब जो 3 पॉइंट्स आपने डिपार्टमेंट के फेवर में डाल दिए हैं उनके ऊपर मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि वो मेरे फेवर में आने चाहिए थे। अपलेट ट्रिब्यूनल बोलेगा भाई साहब जी तुम्हारे लिए कुछ चिट्ठी आई है, इसको ये इन्फॉर्म करके चलेगा कि आइए और आकर जवाब दीजिए यहाँ पर आकर। अब डिपार्टमेंट यहाँ से जाएगा, अब डिपार्टमेंट का नेचर तय करेगा कि अपील फाइल कर रहा है या क्रॉस अपील फाइल कर रहा है, ये किस मोड में खेल रहा है। अगर ये यहाँ पर अटैकिंग मोड में खेलता है, जाकर अटैकिंग मोड, गुस्से में जाता कि ऐसी की तैसी तेरी, रुक जा, डट जा तू, डट जा। अगर ये अटैकिंग मोड में जाता है, वो कह रहा है 3 पॉइंट तो मेरे फेवर में है ही हैं, जो 2 पॉइंट तेरे फेवर में आ गए हैं उन 2 पॉइंट्स के ऊपर भी मैं यहां अपना केस फाइल कर रहा हूं, ये भी मेरे फेवर में आने चाहिए। यानी कि जो 2 पॉइंट इसके फेवर में थे एसएससी के में, उन पर डिपार्टमेंट ने अपील डाल दी और 3 पॉइंट डिपार्टमेंट के फेवर में इसने डाल दी, हो जाती है क्रॉस अपील। अब यहां एक होता है डिफेंडिंग नेचर। अगर डिपार्टमेंट डिफेंड करता अपने आप को और बोलता कि नहीं भैया जी ये 3 पॉइंट ये गलत कह रहा है और ये तो मेरे फेवर में आने चाहिए, अगर उन 3 पॉइंट पे चर्चा करने के लिए जा रहा है तो ये डिफेंडिंग है, ये क्रॉस अपील नहीं बनेगी, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अटैकिंग मोड में जा रहा है तो ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन नहीं, क्रॉस अपील बन जाएगा। ये 45 डेज के भीतर एनी ऑफ द पार्टी फाइल कर सकती है, डिपार्टमेंट भी फाइल कर सकता है और एसएससी भी फाइल कर सकता है, डिपेंड अपॉन कि केस किस प्रकार से रखा गया है। 45 डेज के भीतर इसे फाइल किया जा सकता है। जब मैं डायरेक्ट टैक्स का मैंने पेपर दिया तो मेरे टाइम पर 8 नंबर का आया था डायरेक्ट टैक्स के अंदर कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। ठीक है जी, तो 45 डेज के अंदर इसको फाइल किया जा सकता है हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास में, जहां पर भी जिस लेवल पर आपकी बात आ रही हो। तो मैंने तो एक इलस्ट्रेशन लेकर आपको ये बात समझाई है। ठीक है जी, तो इसमें हमें जो बोलना है और कौन कौन सेक्शन बोलना है, 107 में लगभग सारी बातें हो गई, 108 की लगभग सारी बातें हो गई हैं। 109 पे थोड़ा सा मैं बोलता हूँ यहाँ पर आकर। जो सेक्शन 109 है अपना, ये भैया रे न्यूली स्ट्रक्चरल बात मुझे समझ में आ गई है कि पूरा रूट आउट कैसे हो रहा है। अब इंडिविजुअल सेक्शन वाइज बात करके चल रहा हूँ। ये आपका जो सेक्शन है ये न्यूली इंसर्ट किया हुआ सेक्शन है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने चेंज कर दिया है। 2 प्रकार की बेंचेस की यहाँ पर बात करी गई है। एक तो है अपनी प्रिंसिपल बेंच जो कि यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई वाले मैटर है उनको हैंडल करके चलेगी, और एक रखी गई है भैया जी यहाँ पर आकर स्टेट बेंच रखी गई है जो कि अपने अदरवाइज मैटर को हैंडल करके चलेगी। ये जो अपलेट ट्रिब्यूनल है इसका गठन कौन करेगा, इसका जो निर्माता होगा वो कौन होगा, सर ये निर्माण किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे ये प्रिंसिपल बेंच हो चाहे ये स्टेट बेंच हो। अगर स्टेट को अपने लिए बेंच बनवानी है, बेंच जैसे यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट कारपेंटर की तरह हो गई और लकड़ी की बेंच नहीं होती, ऐसी बेंच बनवा रहे हैं। स्टेट को अगर अपनी बेंच बनवानी तो एक ऑर्डर देना पड़ेगा, ऑर्डर मतलब एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी वहाँ जाकर कि साहब हमारे लिए बेंच बना दीजिए। मल्टीपल ये बेंच जब बनती है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये स्टेट हैं, स्टेट 2 स्टेट के लिए एक सिंगल बेंच हो सकती है, या एक स्टेट के अंदर ही मल्टीपल बेंचेस हो सकती हैं।
जैसे यूपी बड़ा स्टेट है तो मल्टीपल बेंचेस में भी देयर, पंजाब हरियाणा के लिए सिंगल बेंच भी यहाँ पे रखवाई जा सकती है। इस तरह का प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है। बनाने के बाद जो बेंच का मालिक बन जाएगा, बेंच का जो मालिक बनेगा वो प्रेसिडेंट होगा, और प्रेसिडेंट के पास ही उसकी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स यहां पर दे रखी होंगी, वैसी वाली बात यहां पर बोल दी जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि बेंच के अंदर जैसे हमने बोला कि फैसला जो है वो मेजोरिटी से लिया जाता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फैसला जो है वो मेजोरिटी से लिया जाता है, तो मेजोरिटी को कैसे कैसे करके मालिक चेक किया जाता है वो हमें यहां पर देखना होगा। तो मेजोरिटी के लिए बोलते हैं भैया जी, मेजोरिटी के लिए बोला जाता है कि देखिए अगर मैटर स्टेट बेंच का है, एक स्टेट की बेंच है कोई, मान लो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर स्टेट बेंच नंबर 1 है और स्टेट बेंच नंबर 2 भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये मेंबर्स बैठे हुए हैं अपने और यहाँ पर भी मेंबर्स होंगे, तो अगर इसके अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जो +1 करना होता है वो +1 किसका करके चलेंगे, सेम बेंच का जो मेंबर है उसको यहाँ पर प्लस कर दिया जाएगा। और अगर सेम बेंच का मेंबर अवेलेबल नहीं है तो जो अनदर बेंच है सेम स्टेट के अंदर उसके मेंबर को यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है प्रिंसिपल बेंच के अंदर जो कि प्रैक्टिकली एक ही है, तो वहाँ पर अगर मेजोरिटी देखनी होती है +1, अगर उसके अंदर हमें कोई व्यक्ति जोड़ना होता है तो हम प्रिंसिपल बेंच का ही लेकर चलेंगे, और अगर अनअवेलेबिलिटी है तो किसी स्टेट बेंच का जो मेंबर होगा उसको यहाँ पर ऐड ऑन कर लिया जाएगा। ऐसी वाली बात मालिक यहाँ पर बोल दी जाती है। आइए, इतना सब कुछ हमने भरा हुआ था मन के अंदर और बोल दिया है। सर और भी देखो ना, और भी कुछ है। 109 के बाद में 110(11) रेलिवेंट नहीं है, ये अपील हो जाएगी, ओके है, ये ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। प्रेसिडेंट के पास में अपनी पावर्स हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल ये भी हो गया। 115 के अंदर मैंने बता दिया प्री डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट है वो डे 1 से काउंट किया जाएगा। 116 के अंदर जो अपना ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है, सर उसके बारे में क्या क्या बात देखने को मिलती है। 116 के अंदर अपना जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है मालिक, उसमें क्या, तो देखिए ये व्यक्ति हमें रिप्रेजेंट करके चलता है बिफोर द डिपार्टमेंट एंड अपीलेट अथॉरिटी। एंड इसके अंदर कुछ ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। हमारा कोई रिलेटिव है वो एलिजिबल है, हमारा कोई एम्प्लॉय है वो भी एलिजिबल है ना, जो CA हमारे वो सब एलिजिबल हैं, एडवोकेट है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा, है ना, हमारा कोई फ्रेंड है वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा अगर वो कैपेबल है तो। साथ में यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी एलिजिबल हो जाएगा, जैसे IRS ऑफिसर या अपना टैक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी रहा हो, तो उस गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ पर वो B कैटेगरी की जो पोस्ट होती है, A कह लो या B कह लो, A या B पोस्ट पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रहा हो, और रिटायर्ड की बात कर रहे हैं हम, ऑन ड्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, और उसका रिटायरमेंट के बाद 1 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड, ठंडा हो गया हो वो, मतलब कि 1 साल तक उसका बीत गया है, ताकि कोई अंदर साठगांठ बनी रहती है अधिकारियों के साथ में तो सब इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं रह जाती है, वो कूलिंग ऑफ पीरियड बीत गया हो। कौन कौन इसमें एलिजिबल नहीं होते, अगर आप इंसॉल्वेंट हैं आप वहाँ पे नहीं जा सकते, आपके हाव भाव वैसे उड़े हुए होंगे, लेकिन ये एक टेम्परेरी डिसेबिलिटी है, अगर वापस आप सॉल्वेंट बन जाते तो बन जाएगा काम। अगर आप मान लीजिए बदतमीज किस्म के व्यक्ति हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब से बर्खास्त किया गया था, आपके ऊपर किसी एक्साइज लॉ वगैरह ये इनके अंदर कोई आर्थिक मामले का कोई केस वेस पड़ गया था, वहाँ पर अपराधी रहे थे, या आप इंडियन पिनल कोड जैसे अपना है तो उसके तहत कहीं कोई बदमाश टाइप या अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति जाकर यहाँ पर नहीं मिलेंगे, आपके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाते। ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है परछाई बनकर जाना, आप बनकर जाना, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, आप बनकर वहां पर जाएगा, और आप इतने अच्छे हैं कि ऐसे बदतमीज लोगों को वहां पर आप नहीं भेजेंगे। 117 है हाई कोर्ट, उसकी बात मैंने कर ली। 118 सुप्रीम कोर्ट की हमने बात कर ली। 119 के अंदर सम ड्यूज पे हो गया। अब आता सेक्शन आपका 120 और 121 करके आता है, मुझे जितना याद है मैं सारा लिखूंगा यहां पर। 120 के अंदर ये बोल के चलता है भैया जी, सेक्शन 120 में ये कहा जाए, एक मैसेज दिया गया है कि देखिए कुछ स्मॉल कैटेगरी के केसेस होते हैं, और छोटे छोटे केसेस में अगर डिपार्टमेंट अपील करने के लिए जाएगा तो वो जीत भी गया तो जीत कर भी हार जाएगा। कैसे? क्योंकि उसको जीतने के लिए उसने जितनी यहां पर पैसा खर्च कर दिया, जितनी अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज उसने वेस्ट कर दिए हैं, जितनी एनर्जी वेस्ट करी है, अगर इसका वैल्यूएशन किया जाए तो जो जीत के अमाउंट आया है वो कम पड़ जाएगा। इसलिए यहां पर एक लिमिट फिक्स कर दी गई है कि अगर आप यहां जा रहे हो तो वैसे करके अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 50 लाख या ऊपर का मैटर है तो यहां जाइएगा, 100 लाख या ऊपर का मैटर तो यहां जाइएगा, 200 लाख या ऊपर का मैटर तो यहां जाइएगा। ये लिमिट इलस्ट्रेटिव है, दिल पर मत लेना, ठीक है। कुछ इस तरह की बात यहां पर करी जा सकती है। उसके बाद में
अब यहां होता कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक जो क्लियर कट इंडिकेशन मैसेज यहां पर दिया गया है वो कुछ ऐसे करके है कि कोई केस पड़ता है और उस केस का यहां पर डिसीजन आ जाता है। डिसीजन जो था वो नॉट इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं था। ठीक है, अब डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए जाता है कि नहीं जाता। मान लीजिए डिसीजन आया था, अपील अथॉरिटी का डिसीजन यहां पर आया था। ठीक है, अब वो जो केस था उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, केस की जो वैल्यू बनती थी, मान लीजिए वो बनती थी भैया जी 70 लाख की बनती थी। ठीक है, 70 लाख का अमाउंट इन्वॉल्व था। क्या डिपार्टमेंट यहां पर अपील करने के लिए जा सकता था या नहीं जा सकता था? जा सकता था, परंतु जो डिपार्टमेंट है वो डज नॉट, वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, डजंट फाइल अपील। वो अपील अपनी फाइल नहीं करता है, वो अपनी अपील फाइल यहां पे नहीं करता है। कर सकता था पर करी नहीं। दूसरा, अगर मान लीजिए केस की वैल्यू जो बनती है वो आपकी यहां पे बनती है, सपोज करो 20 लाख रुपए की बनती है और अपील ट्रिब्यूनल में जाने के लिए डिपार्टमेंट पे बंदिश है कि वो यहां 50 लाख या उससे ऊपर का मैटर होना चाहिए। क्या यहां डिपार्टमेंट चाहकर भी अपील करने जा सकता है? डिपार्टमेंट कैन नॉट वर्ड आएगा, कैन नॉट फाइल एन अपील। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब असली विवाद शुरू होता है यहां से। लेटर स्टेज पर, लेटर ऑन कोई सिमिलर मैटर फिर से उभर के आता है। क्या डिपार्टमेंट इस तरह का अगर सिमिलर मैटर निकल के आया है, क्या डिपार्टमेंट उसमें अपील के लिए जा सकता है? डिपार्टमेंट कैन नॉट, नहीं जा सकता है। नो, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये कई सारी जजमेंट भी आई हुई हैं कि भाई अगर मान लीजिए तुमने अपील पहले फाइल नहीं करी, इसका मतलब ये हो गया कि आपने उस डिसीजन को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अगर उस समय स्वीकार कर ले तो अब तुम्हारी ऐसी तैसी क्यों हो रही है? और अगर ऐसी तैसी होनी थी तो उस समय तुम सो क्यों रहे थे? डमरू क्यों नहीं बजाया उस समय पे तुमने? उस समय अपील क्यों नहीं फाइल करी? तो यह फंस जाता डिपार्टमेंट आके, नहीं जा सकता। लेकिन इस वाले केस में अगर कोई सिमिलर इश्यू पैदा होता है तो क्या जा सकता है कि नहीं जा सकता? यहां पर था जा नहीं सकता था इस वजह से क्योंकि केस छोटा था। भले जाना चाहता था पर जा ही नहीं सकता था केस छोटा होने की वजह से। लेकिन क्या वो अब जा सकता है? मान लो अब केस की वैल्यू सपोज करो 60 लाख की 60 लाख की वैल्यू थी उस केस की, क्या अब जा सकता है? यस, यहां पर वो जा सकता। बस इसी बात को बताया गया है कि अगर हम केस स्मॉल होने की वजह से डिपार्टमेंट अपील में नहीं जा सका था पहले, तो इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो आगे किसी बड़े केस में नहीं जा सकता। वो जा सकता है, वो जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार की बात हमें यहां 120 में देखने के लिए मिलती है। और सेक्शन 121 जो अपना आता है उसके अंदर सर क्या बोलते हैं बाबू मेरे, उसके अंदर यह बोला जाता है कि 4 प्रकार के मैटर्स हैं, 4 मैटर्स हैं जहां पर कि आप अपील फाइल ही नहीं कर सकते। नोबडी, कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकता है, ऐसे करके वहां पर बोल दिया जाता है। कौन कौन से मैटर हैं? पहला मैटर आता है कि चार्ज ट्रांसफर, जो अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं होते कि ये ऑफिसर है तो ऑफिसर का ट्रांसफर यहां से वहां, वहां से यहां, तो इसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं हो सकती। ये डिपार्टमेंट का अपना इंटरनल मैटर होता है। दूसरा है कि प्रोसिक्यूशन का जो ऑर्डर होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कमिश्नर एक ऑर्डर पास करता है, उसके बाद किसी व्यक्ति पर मुकदमेबाजी की जा सकती है। तो उस प्रोसिक्यूशन के ऑर्डर में जो किसी टैक्स पेयर को, जो एक टैक्स पेयर को कोर्ट के लिए ट्रांसफर करता है, कोर्ट में ले जाता है, इसके खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं हो सकती है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि अगर आपका मैटर ऐसा है जहां पर कि सीजर हुआ था बुक्स ऑफ अकाउंट का, इस बार बात कर रहे हैं हम लोग बुक्स की बात कर रहे हैं, मालिक किसके लिए? जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं अपने, उनका सीज हुआ है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर वो आए थे कि आपने सीजर क्यों कर लिया, कैसे कर लिया, मेरी किताबें वापस दो। इसके अगेंस्ट कोई किसी प्रकार की अपील पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। जब फाइनेंशियल हालात खराब हैं, रिकवरी चल रही है, तो वहां कमिश्नर को राइट होता है कि वो आपके लिए इंस्टॉलमेंट बांध सकता है। ये रहमत है आपके ऊपर, ये आपका अधिकार नहीं है, ये रहमत है कमिश्नर की आपके ऊपर कि वो इंस्टॉलमेंट में सुविधा दे सकता है। आपको 4 इंस्टॉलमेंट दी जाती है, मैक्स टू मैक्स 24 दी जा सकती है, लेकिन अधिकारी को लगता है, कमिश्नर को लगता है कि 4 सफिशिएंट होंगी। आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो कि 4 नहीं, मैं तो 20 लूंगा, मैं तो 24 लूंगा, है पेमेंट में ऐसे किस्तों में टुकड़ों में करूंगा, आप इसके लिए अपील में नहीं जा सकते, नॉन अपीलेबल। तो ध्यान दीजिए, अधिकारी का मूवमेंट रोकने के लिए कोई अपील नहीं, टैक्स पेयर का कोर्ट में मूवमेंट रोकने के लिए कोई अपील नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट का मूवमेंट रोकने के लिए या वापस लेने के लिए
कोई अपील नहीं। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के रिस्पेक्ट में जो सेक्शन 80 के अंदर आता है आपका, डिमांड रिकवरी चैप्टर में पढ़ा जाता है, उसके अगेंस्ट में कोई किसी प्रकार की अपील फाइल नहीं करी जा सकती है। आइए अब देखते हैं, नाउ द राइट टाइम वो गोले गोले खींचने का कहां पर क्या निकल के आ रहा है। दिस इज द राइट टाइम। पहले मेरे मन की भड़ास निकाल ली, कहीं कुछ छूट गया होगा, देखूंगा यार क्या छूटा क्या नहीं छूटा। आइए देखते हैं। ये है IRS ऑफिसर क्लास हमारी, ठीक है जी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है और यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं प्री डिपॉजिट ऑफ, हाँ जी, ये है प्री डिपॉजिट ऑफ असेसी सेल्फ एडमिटेड ड्यूज 100% जो है वो पूरे दीजिए। 100% में टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सारा कुछ आ जाएगा। डिस्प्यूट में टैक्स अमाउंट का ऑर्डर इन ओरिजिनल का इतना और 25%, ठीक है, हमने सारी बात कर ली। अपील का टाइम इतना है, ये भी हमने कर लिया है। ये पॉइंट हमसे छूट गया था कि जब डिपार्टमेंटल अपील की जाती है तो वहाँ पर रिव्यू बाय कमिश्नर किया जाता है, ये पॉइंट छूटा। अब ये पॉइंट छूटा तो मतलब ये मेरी कमजोरी रह गई, मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन अब नहीं भूलूंगा बेटा, ये पॉइंट भी है एक। और आप ऐसी कमियां तब तक नहीं निकाल सकते जब तक बिना किताब के रिवीजन आप नहीं करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो आप मुझे याद था वो तो है ही है, जो याद नहीं आया था वो अब बार कर दिया, अब मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट है, अब मैं कुछ नहीं भूलूंगा, ये मुझे पता है। उसके बाद डिपार्टमेंट अपील लेकर जा सकता है अपनी यहाँ पर 6 मंथ प्लस 1 मंथ के अंदर, ये बात हमारी हो गई थी। अपीलेट अथॉरिटी यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी। यहाँ 6 महीने से लेकर 3 साल तक जा सकते हैं और ये सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए रास्ता होता है रिवीजन अथॉरिटी के पास जाने का, रेफर बैक नहीं कर सकते हैं, ऐसे करके है। फिर यहाँ अगर जो असेसी जाएगा तो समय सीमा है 3 महीने प्लस 3 महीने, डिपार्टमेंट के लिए 6 महीने की समय सीमा होती है। सेल्फ एडमिटेड ड्यूज 100% और 50 करोड़, ये मैं शायद बोला नहीं था, पर ऐसा नहीं था कि मुझे याद नहीं था, याद था, शायद छूट गया था बोलने से। 50 करोड़ जो सेल्फ एडमिट है वो 50 करोड़, और एडिशनल जो OIA के अंदर डिमांड थी उसमें टैक्स अमाउंट का 20% और मैक्स टू मैक्स 50,000 तक का लिया जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन एनी ऑफ द पार्टी 25 डेज प्लस एक्सटेंशन, ये नहीं बोला था हमने, एक्सटेंशन 45 डेज प्लस एक्सटेंशन के अंदर फाइल किया जा सकता है। इधर से देखिए रिवीजन अथॉरिटी के बाद जा रहे हैं तो यहां से ये रेफर बैक नहीं कर सकती, ये भी हमने बोल दिया था अपना। 6 महीने के अंदर रिव्यू बाई कमेटी, एक ये शब्द नहीं बोला, रिव्यू बाई कमेटी होने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि भाई जाना है कि नहीं जाना है, वहां पर जाएंगे। स्टेट बेंच हो गई, प्रिंसिपल बेंच हो गई, ये प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर हैंडल करेगी, बाकी मैटर वो अपना हैंडल करके चलेगी। इसके बारे में देखा, पावर एंड फंक्शन एक्सरसाइज बाय डिस्चार्ज प्रेसिडेंट, यहां पर सर्वे सर्वा होता है अपना जी, प्रेसिडेंट होता है। 50 लाख तक केस हर्ड बाय सिंगल पर्सन, डिसीजन मेजोरिटी से आएगा, नहीं तो फिर और किसी को मिलाइए, +1 कीजिए। प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, बोला नहीं पर इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पावर टू रिफ्यूज 50,000 तक के मामले भगा सकते हैं, और रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक यहां पर 3 महीने के अंदर करी जा सकती है, ये पॉइंट हमने नहीं बोला था। ठीक मालिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो नहीं बोला उसको यहाँ पे लिख देंगे अब, ठीक है जी। अब उसके बाद में यहाँ पहुंचे जी, हाई कोर्ट जा रहे हैं। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो जाइए हाई कोर्ट, 180 दिन प्लस एक्सटेंशन विद फी, ठीक है जी। हाई कोर्ट डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ हर्ड बाय 2 और मोर जजेस, जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी नहीं तो एक और जोड़ लीजिए। गवर्नमेंट ड्यूज को पहले यहाँ पर पे करके जाना पड़ेगा। अगर हम जा रहे हैं, 2 रेखाएं जा रही हैं, एक ये जा रहा है और एक यहाँ से ये जा रहे हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हैं, या फिर अपना जो ये क्या बोलते हैं, भगवान झूठ ना बुलाए, जो प्रिंसिपल बेंच है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर हम जा रहे हैं। हाई कोर्ट में मैंडेटरी रूट है, आप इसी रूट से आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पर टाइम लिमिट वगैरह की कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं कर रखी है वैसे करके। प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर के बारे में बता रखा है कि क्यों वो अपने जिस तरह से जाते हैं। प्री डिपॉजिट कंसेप्ट के ऊपर मैंने एग्जांपल देके समझाया, आपको समझना तो देख सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जब अपील का आउटकम आ जाता है और टैक्स पेयर जीत जाता है तो प्री डिपॉजिट के अमाउंट सेक्शन 54 जो रिफंड के चैप्टर में आता है उसी के मुताबिक इसको दिया जाता है, और साथ में सेक्शन 115 ये बोलता है कि प्री डिपॉजिट के ऊपर जो ब्याज है वो 61st से नहीं बट इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल बी मेड अंडर सेक्शन 115 फ्रॉम द डेट ऑफ प्री डिपॉजिट, यानी कि जो डे 1 था आपका वहीं से कैलकुलेट किया जाएगा, एंड नॉट फ्रॉम 61st डे। दूसरा, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो वो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां पर हम प्री डिपॉजिट करके नहीं जाते हैं, बल्कि वहां पर हम पे ऑफ करके जाते हैं। वहां पे पे ऑफ करके जाए हैं तो वहां पर नॉर्मल तरीके से अपना 61st डे से ही कैलकुलेशन की जाएगी अगर हम जीत जाते हैं तो। अपॉर्चुनिटी बीइंग हट दी जाती है, ऑर्डर टाइप कम होगा, एडजर्नमेंट 3 टाइम्स टू ए पार्टी दिया जा सकता है, बोला नहीं था पर याद है, दिमाग में है। ग्राउंड्स एंड अपील जो होते हैं तो ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे जाके ग्राउंड्स एंड अपील में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फीस कोई नहीं होती, क्रॉस केस की फीस नहीं होती, डिपार्टमेंटल साइड फीस नहीं होती, स्टे पीरियड को ऑलवेज एक्सक्लूड करते हैं, इंटरेस्ट ऑलवेज कम दिया जाएगा, और रेलिवेंट पार्टीज को ऑर्डर कम्युनिकेट अपना कर दिया जाएगा। नॉन फाइलिंग है कुछ स्मॉल मामलों के अंदर, और नॉन फाइलिंग बाई एनी ऑफ द पार्टी अगर केस ट्रांसफर का मैटर है, बुक्स के सीजर का है, प्रोसिक्यूशन ऑर्डर का है, और पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट का, ये सारी बात हमें आती है। कुछ भी ऐसा नहीं जो मैंने नहीं बोला हो, कुछ नहीं बोला तो बड़ी जनरल सी बातें हैं जो बाय डिफॉल्ट हमें दिमाग में रहती हैं, तो उनको गोला लगाने की जरूरत नहीं है।
मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या बोलता है? ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस दैट एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड, जब नोटिस मिलता है, जब उसने अपीलेट ट्रिब्यूनल में 3 पॉइंट्स का नोटिस डाल दिया था कि अपील डाल दी थी, तो चिट्ठी भेजी थी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस बंदे को यहां पर डिपार्टमेंट को, तो वहां से शुरुआत है कि ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस कि किसी ने उसके खिलाफ डिपार्टमेंट के खिलाफ अपील डाली है, तो 45 डेज के भीतर जाइए और अगेंस्ट एनी पार्ट, और 2 पॉइंट जो डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एसएससी के फेवर में आए हुए थे, उन पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिपार्टमेंट यहां पर अपील डालने की बात कर रहा है। तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है एज इफ इट वर एन अपील प्रेजेंटेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड सो एंड सो। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता? हु इज क्वालिफाइड टू बी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? रिलेटिव है, एम्प्लॉय है, एडवोकेट है, सीएसीएस, जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं बोल पाए थे, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, रिटायर्ड टैक्स अधिकारी है, ग्रेड बी और मोर का है, हैविंग एक्सपीरियंस 2 ईयर और मोर का एक्सपीरियंस था और 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड उसका बीत चुका है, वो जा सकता है। कौन नहीं जा सकता? बदतमीजी लोग जो डिसमिस्ड या रिमूव्ड गवर्नमेंट जॉब से बर्खास्त कर दिए गए हैं, कोई अपराधी है आप पुराने टैक्स ड्यूज का और आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया लेकिन ये टेम्परेरी है डिसेबिलिटी, और गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बदतमीज व्यक्ति है, तो वो यहां पर नहीं जा सकता। ये सारी बात हमारी हो चुकी थी। और ये है नॉन फाइलिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अपील, जिसमें यही कहा जाता है, जो समझाया गया है वो यही बताया गया है कि अगर छोटा केस होने की वजह से आप किसी मैटर पर अपील फाइल करने नहीं जा पाए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में आप बड़े केसेस के अंदर भी नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं। ये यहां पर बताया गया है। जो लिमिट दी हुई है ये इलस्ट्रेटिव लिमिट है, बात को समझाने के लिए, एक्चुअल लिमिट ये अपनी नहीं है, नोटिफाइड ही नहीं है। ये डिफरेंस बता रखे हैं जनरल नॉलेज के लिए। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप सेक्शंस पढ़ के देख लेना। इसके अलावा जो मेरा यहाँ पर ये समराइज मैंने चीज़ों को किया है, एनालाइज जो किया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है मेरे बच्चा। आप चाहो तो पढ़ के देख लेना, जरूरत तो है नहीं। हाँ, सेक्शन 109 जो है, जो न्यूली इंसर्ट किया है, न्यूली इंसर्ट क्या, रीड पहले भी था लेकिन उसको अब नए सिरे से यहाँ पे लिखा गया है, ये है सेक्शन इतना करके। अमेंडमेंट क्लासेस के अंदर भी मैंने इसको समझाया बड़े अच्छे से, और इवन मैं आपको इसकी समरी दिखाऊं, आप समरी चाहें तो फोटो भी इसका खींच सकते हैं या खुद भी नोट डाउन भी आप इसे कर सकते हैं। इसकी समरी दिखाता हूं, मैंने अच्छे से बनाई बड़ी समरी, वहां भी समराइज लेकिन और छोटा किया उसको मैंने, और छोटा किया है। कहाँ है ये रहा साहब, सेक्शन 109 रीड्राफ्ट किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप फोटो खींचेंगे इसका? हाँ सर खिंचवा दो। तो ये रहा भैया इसका कंटेंट, फोटो खींच लो, जो मर्जी कर लो आप इसका, ये कंटेंट है इसका पूरा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर बनाएगी, ठीक है, कारपेंटर के है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को, और जिसके अंदर हम पा रहे हैं भैया जी अपीलेट ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच। पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल किसके पास में है? एक्सरसाइज्ड बाय प्रिंसिपल बेंच, स्टेट बेंच, और प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है। ओके, बहुत खुशी की बात है। स्टेट की रिक्वेस्ट करने पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बनाएगी, और मल्टीपल बेंचेस में भी एक स्टेट के अंदर। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल हियर द अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, ये तो पता है हमें, और आरए प्रेसिडेंट जो है ये इसका सारा करता धरता है, निर्देशक है। 50 लाख तक के जो केसेस हैं सिंगल मेंबर के द्वारा सुने जाएंगे। इन केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन है, स्टेट बेंच का मैटर है तो सेम स्टेट बेंच मेंबर के पास जाइए, और नहीं तो अनदर स्टेट के पास जाइए, ठीक है जी। सेम स्टेट बेंच मेंबर, सर मान लीजिए से मैंने तो लिया था कि एक स्टेट में डबल बेंच आ रही है, लेकिन डबल बेंच ना आ रही हो तो एक स्टेट में एक ही बेंच हो, तो एक स्टेट में एक ही बेंच है तो अपने ही स्टेट के बेंच के मेंबर को ढूंढिए, नहीं तो फिर दूसरा ढूंढना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले घर में ढूंढो सॉल्यूशन, घर ना मिले तो फिर बाहर पूछो सॉल्यूशन जाके। दूसरा प्रिंसिपल बेंच, ये तो होती है, दूसरी प्रिंसिपल बेंच तो है नहीं, तो दूसरा क्या है? दूसरा इसके पास ऑप्शन ही क्या है? स्टेट बेंच का मेंबर, उसको यहां पर ऐड कर दिया जाएगा अगर मैटर प्रिंसिपल बेंच का है तो। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 109, ध्यान दीजिएगा, रीड्राफ्ट किया गया है। द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर अ मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच। जो मेंबर्स का ट्रांसफर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो ट्रांसफर्स होते हैं, वो ट्रांसफर की बात यहां पे करके चल रहे हैं, किसी भी स्टेट में हो सकता है। गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच, एनी स्टेट, स्टेट वाइज स्टेट की बाउंड्रीज भी यहां पे पार करी जा सकती हैं।
लेकिन जो टेक्निकल मेंबर होता है, हाउ एवर अ टेक्निकल मेंबर ऑफ स्टेट बेंच मे बी ट्रांसफर्ड इन अनदर बेंच ऑफ द सेम स्टेट, उसका जो ट्रांसफर है वो सेम स्टेट में रहेगा। टेक्निकल मेंबर का जो ट्रांसफर है वो सेम स्टेट में है, बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनका अनदर स्टेट के अंदर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। और एक छोटी सी बात लास्ट में बोलिए कि अगर नए नए बना रहे हैं अपलेट टर्मिनल, अब तक अपलेट टर्मिनल थी नहीं, आपको पता है अब तक अपलेट टर्मिनल थी ही नहीं, अब बन रही है। तो सर जो केस पेंडिंग पड़े थे उनका क्या? पड़े थे, क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए अपलेट टर्मिनल जो कि जल्दबाजी में बना रहे हैं, उसके बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन में गठन करने में कोई डिफेक्ट है, तो इससे आपके जो डिसीजन आया है उस ट्रिब्यूनल का, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी अपलेट ट्रिब्यूनल, एनी वैकेंसी एटसेट्रा शैल नॉट अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द अपलेट ट्रिब्यूनल, ऐसे करके मालिक यहां पर बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। तो आप यहां से भी देखेंगे ना, जरूरत है नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं, वो सारी बात लिखेंगे कि 107 में अपील बाई डिपार्टमेंटल अपील, वही टाइम लिमिट वगैरह, एक्सटेंशन एंड ऑल, है ना, प्री डिपॉजिट का अमाउंट। हाँ एक चीज़ और रह गई है एक चीज़ छोटी छूट गई हमसे, वो चीज़ ये छूट गई कि जहाँ पर हम लोग प्री डिपॉजिट की बात कर रहे थे ना, जहाँ पर कि हम लोग प्री डिपॉजिट की बात कर रहे थे कि भी 10% और ये और वो, तो यहीं पर ना एक और चीज़ आती है प्री डिपॉजिट को लेकर। प्री डिपॉजिट को लेकर एक और चीज़ आती है कि अगर आपका ये सेक्शन 129 सीजर होता है, सीजर में यहाँ पेनल्टी लगती है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो 200% ऑफ टैक्स और 50% ऑफ वैल्यू और 2% 5% की जो बात कर रहे थे, वो अगर उसके अगेंस्ट में अपील में जा रहे हैं, तो चूंकि वहां सिर्फ खाली ओनली पेनल्टी अमाउंट ही डिस्प्यूट में है, ओनली पेनल्टी अमाउंट, तो पेनल्टी का 25% ऑफ पेनल्टी आपको यहां पर प्री डिपॉजिट के रूप में देकर जाना होता है। बाकी सारी कवरेज यहां पर कर ली गई है। ठीक है, यस सर, 25% ऑफ पेनल्टी अमाउंट। उसके बाद में 108 आएगा, रिवीजन अथॉरिटी की बात कर रहा है, ये मैंने आपको बताई दी है सारी बातें। 110 111 एलिमेंट नहीं है। अपील टू अपलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे करके चल रहे हैं मालिक, एंड उसके बाद ऑर्डर ऑफ अपलेट ट्रिब्यूनल आ जाता है, कैसे कैसे करके आएगा। फाइनेंशियल एडमिन पावर प्रेसिडेंट के पास में होंगी, ये वाली बात आ गई। इंटरेस्ट ऑन प्री डिपॉजिट जो है वो डे 1 से काउंट किया जाएगा। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात हमने कर ली यहाँ पे आके। अपील टू हाई कोर्ट जा रहे हैं, और ये सर क्या है, ये वो चेंजेस हैं जो कि आपके नाम चेंज हुआ ना, प्रिंसिपल बेंच स्टेट बेंच, उसकी वजह से चेंजेस हैं अपने ये। ठीक है, 118 हो गया, 119 हो गया, पहले जैसे नाम था नेशनल बेंच, रीजनल बेंच, अब उनको काटे कर दिया गया प्रिंसिपल बेंच, या स्टेट बेंच और एरिया बेंच था तो उसका नाम रह गया सिर्फ स्टेट बेंच। तो ये करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट्स हैं। 120 डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं कर सकते और नोबडी कैन फाइल एन अपील, इस प्रकार से बात की जाती है। और रूल सर, अरे कुछ नहीं है इसमें, वो तो अमेंडमेंट आती है ना छोटी मोटी, तो बताना पड़ता है, वरना कोई जरूरत नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बस कुछ दिन और मजदूर बने रहो, कुछ दिन और हैं बस, लेकिन राइटिंग 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 राइटिंग, तुम्हारे नंबर कम अगर आए या कोई भगवान न करे उल्टा पुल्टा हो गया, तो सिर्फ एक चीज जिम्मेदार होगी, राइटिंग। आपने सीए बाय चॉइस ली है, बाय डिफॉल्ट नहीं ली आपने। मेहनती आप बहुत हैं, आई नो वेरी वेल, लेकिन ये सिली मिस्टेक्स मत कर जाना। दूसरा बहुत छोटी सी बात है, पेन, अभी से उस पेन का यूज करना जिससे आपने एग्जाम में लिखना है। वो बच्चों वाली हरकतें मत कर देना कि अभी तो 5 रुपए का पेन इस्तेमाल कर रहे हो और जब एग्जाम देने जाओगे तो 150 रुपए का पेन ले जाओ, ये मत करना। उसी पेन से लिखने की प्रैक्टिस करो। कैसे? कि फास्ट और क्लीन राइटिंग, फास्ट और क्लीन, साफ साफ, कि क्या आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, क्या चेंज करने की जरूरत है, पेन बदलने की जरूरत है या हाथ बदलने की जरूरत है। हाथ नहीं बदला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, रिहर्सल करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड लव यू।